So let's start our today's lecture. In this lecture, we will get ourselves introduced to the basic concept of working and construction of FETs. So what is an FET? FET is called as field effect transistor. इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें ज़ाहिर बात है जो चीज़ आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रही थी वो करंट था, इसलिए हम उसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते थे। और बाइपोलर इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो करता है, कलेक्टर करंट, जो कि हम आउटपुट करंट मोस्ट ऑफ द टाइम उसे ही कहते हैं, आईसी को, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स आर होल्स एंड Charges, electrons, इलेक्ट्रॉन्स। majority and minority carriers. यस, जबकि इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में करंट सिर्फ या तो होल्स की वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और बीजेटी में दोनों की वजह से होता है, इसलिए उसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और एफईटीज को इस वजह से यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। सो सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर के तौर पे इनको यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जो बीजेटी है इसकी जो एम्पलीफाइंग गेन, एम्पलीफायर का जो गेन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफईटीज। दूसरा, ये दोनों डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एज स्विचेस, ठीक है, और दोनों को हम इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स के लिए यूज भी कर सकते हैं। वो एक अलहदा कंसेप्ट है, वो आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा हुआ है, जी सर। उसमें इम्पीडेंस मैचिंग का कंसेप्ट होगा कि आपने के पास लेट से दो स्टेजेस हैं किसी सर्किट की, तो उनकी इम्पीडेंस जो है वो मैच करनी हो तो दरमियान में आप बफर एम्पलीफायर लगा सकते हैं। वो एफईटी का भी बना हो सकता है या बीजेटी का, दोनों का बना हो सकता है। सर आई थिंक नहीं पढ़ा शायद ये। चलें, ये फिर जब कभी आपसे दोबारा हम करेंगे फेस टू फेस तो मैं आपको इस बता दूंगा ये, या ठीक आखिर होगा पे सर, इस पे एक लेक्चर रख लेंगे। ठीक है तो सर। दोनों ही एम्पलीफायर के तौर पे यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर हैं दोनों। एक जो है वो करंट कंट्रोल्ड है, दूसरा फील्ड कंट्रोल्ड है। मींस कि जो करंट है, जो मेन आउटपुट करंट होगा उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। सो इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक। यानी वोल्टेज के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वोल्टेज कंट्रोल्ड जो है एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, और बीजेटीज को आप करंट कंट्रोल एम्पलीफायर्स कहते हैं। ये तो आगे सिमिलैरिटीज। तो डिफरेंसेस में क्या है? एफईटीज आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, बीजेटीज आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस। एफईटीज हैव हायर इनपुट इम्पीडेंस, बीजेटीज हैव हायर गेन्स। वही जो अभी मैंने बात की है कि गेन इनका हायर होता है। एफईटी की इनपुट जो है इम्पीडेंस हाई होती है। वैसे तो हम कोई भी जो ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट इम्पीडेंस को हाई ही रखना चाहते हैं, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है उसको कम से कम रखना चाहते हैं, ताकि लोडिंग, जो करंट लोडिंग एक टर्म हम यूज करते हैं, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। उसको मैं थोड़ा सा दो लाइनों में इस तरह समझाता हूँ। लोडिंग होती क्या है? फिलहाल से आपके पास एक सीरीज सर्किट है और 12 किलो ओम और 12 किलो ओम की दो रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और उन दोनों को जो है एक 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है वो फीड कर रहा है। तो अब अगर आपने वोल्ट मीटर लगा के दो वोल्टेज मेजर करना है, तो अगर तो वोल्ट मीटर जो है वो अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो वोल्टेज जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो 15-15 वोल्ट आपके पास आ जाने चाहिए। लेकिन लेट से अगर आप वोल्टेज सोर्स एक ऐसा लगाते हैं जिसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स आप लगाते हैं ना पैरेलल में, तो
उसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, ठीक है? थोड़ी सी कम है, लेट्स से 12 किलो ओम के अगर अक्रॉस आपने कनेक्ट किया था और मेजर करना चाहते थे वहाँ पे वोल्टेज, और जो वोल्टेज सोर्स लगाया है उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है लेट्स से वो भी कोई 5 मेगा ओम है, ठीक है? इन्फिनिटी नहीं है। आइडियली कितनी होनी चाहिए वोल्टेज सोर्स की रेजिस्टेंस? इन्फिनिटी। तो अगर वो उससे कम होगी, काफ़ी कम होगी, तो क्या होगा कि जो करंट ऊपर से सीरीज सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कुछ वोल्टेज वोल्ट मीटर की तरह भी फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस अब इन्फिनिटी नहीं है बल्कि सम मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है? तो कुछ करंट उधर भी चला जाएगा और बाकी करंट ज़ाहिर बात है दूसरे 12 किलो ओम की रजिस्टर में चला जाएगा। तो करंट जो है वो 12 किलो ओम की रजिस्टर में जो टोटल जाना चाहिए था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। जब वो करंट रिड्यूस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 15 वोल्ट की बजाय हो सकता है 12 या 13 वोल्ट हो गए हों, क्योंकि जो डिवाइस आपने लगाई है मेजरमेंट के लिए उसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की वो इन्फिनिटी नहीं है, आइडियली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इन्फिनिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल केस में भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उस तरफ कोई करंट ड्रॉ ना हो। तो अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो करंट वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करेगा और फिर आपका जो मेजर्ड वोल्टेज होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी जो आनी चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो वोल्ट मीटर में चला गया। तो इसको कहते हैं करंट लोडिंग। यानी अगर मेजरिंग डिवाइस या कोई नेक्स्ट सर्किट किसी सर्किट के साथ लगाना है आपने, तो वो अगर करंट ड्रॉ करना शुरू कर दे अपने अंदर तो उसे कहते हैं करंट लोडिंग, ठीक है? तो इसलिए उस लोडिंग को मिनिमाइज करने के लिए जब एक एफईटी सर्किट को दूसरे एफईटी सर्किट के साथ कैस्केड में लगाते हैं तो अगर इनपुट इम्पीडेंस हाई ना हो तो करंट लोडिंग आपके पास हो जाएगी, ठीक है? उस करंट लोडिंग को अवॉइड करने के लिए फिर हमें बफर सर्किट बीच में लगाना पड़ेगा अगर इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं है। तो ये वो बात हो गई। एक जो और डिफरेंस है, एफईटीज आर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड आर मोर इजीली इंटीग्रेटेड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जाहिर बात है हमने देखा था कि बीजेटी जो है ये जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम चैप्टर 4 एंड 5 में पढ़ चुके हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू वोल्टेज टेम्परेचर को चेंज करने से उसका जो बीटा है गेन फैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है, जो कि सम एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें आप गेन फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए फिर हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, वोल्टेज डिवाइडर बाइस पढ़ी, दूसरी पढ़ी, और ऐसे ही फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की सर्च में थे जो ज़्यादा स्टेबल थी, जो बीटा से इंडिपेंडेंट थी। और चूँकि बीटा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है तो फिर हम उसमें ये प्रॉब्लम हमें आती रहती है कि टेम्परेचर जो है उसके इफ़ेक्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन एफईटी चूँकि ज़्यादा स्टेबल है टुवर्ड्स टेम्परेचर तो इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे साथ-साथ जो है वो आपके पास एम्पलीफायर लगे होते हैं और हीट जो है वो रिजेक्ट करने के लिए, हीट सर्कुलेशन के लिए स्पेस भी कम होती है। तो अगर वहाँ पे बीजेटीज़ को आप यूज़ करेंगे तो हीट का इफ़ेक्ट जो है वो एनहांस हो जाएगा मज़ीद। तो इसलिए वहाँ पे आप फ़ील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। जैसे आपके सारी कंप्यूटर की मेमोरी और जितने भी छोटे-छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो सारे आप एफईटी से बनाते हैं। और एफईटी इसलिए भी सूटेबल है इंटीग्रेटेड सर्किट से कि इनका साइज़ जो है बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू बीजेटीज़। आप तो नैनो टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, उसमें यही होता है कि जो एफईटीज़ हैं उनका साइज़ 10⁻⁹ के फैक्टर में होता है। ठीक है, ये बातें जो हैं कुछ इनकी बता दी हैं, दोनों का कंपैरिज़न आपको बता दी है। फ़ील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें जो आउटपुट करंट है
उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो जैसे उसकी क्या वजह, फील्ड से कैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास हो, एक पॉजिटिव प्लेट हो, नेगेटिव प्लेट हो, तो जो चार्ज बीच में आएगा, लेट से नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फील्ड जो है वो अफेक्ट करेगा चार्जेस को, चार्जेस की मोशन को। ये ऐसे ही जैसे एक मैग्नेट होता है आपके पास, और मैग्नेट अगर आप रखें और कोई मेटल का पीस है उसके साथ उसका फिजिकल कांटेक्ट ना भी बने तो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एक फील्ड डेवलप हो जाता है मैग्नेट का, और वो जो मेटल का पीस है वो उस फील्ड के अंदर आ रहा होता है। तो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट जो है वो अट्रैक्शन जो है बिटवीन मेटल एंड मैग्नेट डेवलप हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होगा तो चार्ज जो है वो विदाउट एनी इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मूव कर जाएगा। सो टाइप्स जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बेसिकली तो यही है, दो तीन है। पहले को हम कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरी क्या है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उसमें भी आगे जो है वो दो फेमस हैं, डिप्लीशन टाइप मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है इनहेंसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोनों वैसे बने जैसे बीजेटी भी सेमीकंडक्टर का बनता है, ये भी सेमीकंडक्टर के ही बनते हैं। तो अगर हाई स्पीड स्विचिंग आपको चाहिए तो आप फिर कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनिक आर्सेनाइड का आप बनाएंगे अपना जो है वो ट्रांजिस्टर। तो एफईटीज की दो टाइप्स हो गई, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और आगे मॉसफेट की भी फिर आगे दो टाइप्स हो गई, डिप्लीशन टाइप एंड इनहेंसमेंट टाइप। और आगे इनकी फर्दर है, डिप्लीशन में भी आगे एन चैनल होता है और पी चैनल होता है, इनहेंसमेंट में भी आगे एन चैनल और पी चैनल जो है वो टाइप्स होती हैं। सो इसकी कंस्ट्रक्शन को जरा आप गौर से देखें, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन बन रहा है इसलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। वो फील्ड इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो आप आउटपुट करंट को कंट्रोल करेगा, जबकि बीजेटी का जो करंट है उसको कंट्रोल भी एक करंट कर रहा होता है, बेस करंट कंट्रोल कर रहा होता है कलेक्टर करंट को। और यहाँ पे बेस जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय गेट, और कलेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय ड्रेन, और मीटर इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स। ये हम देखेंगे कि जेएफईटी के तीन टर्मिनल इसके भी होते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है ड्रेन, और तीसरा क्या होता है, सोर्स। गेट को आप बेस समझ सकते हैं एज इन बीजेटी, और ड्रेन को आप कलेक्टर समझ सकते हैं, और सोर्स को आप एमीटर समझ सकते हैं। उसे जो है उसे एनालॉजी बना सकते हैं उससे बीजेटी के साथ आप इस तरह इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो जेएफईटी की भी उसी तरह दो टाइप्स हैं, एक एन चैनल है, दूसरा क्या है, पी चैनल। ये भी बताते हैं कि एन चैनल और पी चैनल क्या है, लेकिन ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है, एन चैनल इज वाइडली यूज्ड। So there are three terminals, drain, source and gate, ठीक है। तो ये एक एन चैनल जेएफईटी की आपके पास डायग्राम बनी हुई है ये वाली। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ज्यादा जो लार्जर ये जो लाइट ब्लू पार्ट है ये एन टाइप मटेरियल का बना होता है, ठीक है, बिगर पार्ट है ये, लार्जर पार्ट है। इसको सबस्ट्रेट भी आप कह सकते हैं इस केस में। तो ये एन चैनल का बना हुआ है, और दो छोटे पी टाइप के जो है वो मटेरियल जो है इस एन चैनल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो जब ये एम्बेड होंगे तो ये पीएन जंक्शन इधर भी बन जाएगा, एक पीएन जंक्शन इधर भी बन जाएगा, तो इसलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं।
गेट ये जो है ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने सप्लाईज जो है वो कनेक्ट करनी है, बैटरीज जो है वो कनेक्ट करनी है, इनको ओहमिक कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। मेटल के ये बने होते हैं और ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। जाहिर बात है पीएन जंक्शन जब बनता है तो दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, खुद ही एक बैरियर बन जाता है, ये वो वाला है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन इधर भी बना है और इधर भी बना है। तो ये जो दोनों पी टाइप के जो गेट्स हैं, बल्कि ये दोनों जो पी टाइप के मटेरियल्स हैं, इनको आपने कॉमन किया हुआ, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इट मींस ये हमें कांटेक्ट और ये हमें कांटेक्ट, ये दोनों क्या है, कॉमन किए हुए हैं एक वायर के थ्रू, और कॉमन करके फिर उसका नाम हमने रख दिया गेट, ठीक है। तो गेट जो है असल में क्या है, दोनों पी एन जंक्शन और दोनों पी टाइप मटेरियल्स को कॉमन करके एक टर्मिनल निकाल लिया, उसे हम कहते हैं गेट। सिमिलरली ये ड्रेन टर्मिनल है और ये क्या है, सोर्स टर्मिनल। और ये सारा जो रीजन है इसे एन रीजन, ये सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, तो इसलिए इसे एन चैनल JFET भी कहते हैं, क्योंकि करंट जो अब फ्लो करेगा वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा। अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, जैसे बीजेटी में करंट जो है वो कलेक्टर से मीटर की तरफ फ्लो करता है कन्वेंशनल। इसमें कैसे फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स। ये एक बेसिक इसकी एक कंस्ट्रक्शन होती है। पी टाइप पी चैनल JFET में क्या होगा कि यहाँ पे एन टाइप मटेरियल की बजाय पी टाइप चैनल किसका बना होगा, पी टाइप मटेरियल का, और ये जो गेट बना होगा वो एन टाइप मटेरियल का होगा। और वहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा पी टाइप पी चैनल JFET में वो होल की वजह से होगा, जबकि एन चैनल JFET में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। तो अब हमने जो है इसको थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन अब हमने समझ लिया है, अब इसकी वर्किंग की तरफ जो है वो हम जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा फिर गौर से देख लें। 3 टर्मिनल्स हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। और एन चैनल JFET में ये जो एन टाइप मटेरियल होता है ये लार्जर क्वांटिटी में होता है और उसके अंदर 2 छोटे पी टाइप मटेरियल एम्बेडेड होते हैं और 2 जंक्शन बन जाते हैं, किधर बन गया और एक इधर बन गया, जैसे बीजेटी में भी 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। और गेट क्या है कि दोनों पी टाइप मटेरियल को कंबाइन करके एक टर्मिनल निकाल लिया, उसे हम गेट कहते हैं। और ये जो जो एन चैनल है इसके अपर पोर्शन ये वाला जो है इसके साथ एक मेटालिक कांटेक्ट लगा दिया, उसे ड्रेन कह दिया। ये बॉटम वाले के साथ एक मेटालिक कांटेक्ट लगा दिया, उसे आप सोर्स कह दिया। अब नेक्स्ट है कि ये बैटरीज जो है वो कहाँ कहाँ आपने कनेक्ट करनी है, या ड्रेन और सोर्स के बिटवीन करनी है या गेट एंड सोर्स के बिटवीन करनी है, कहाँ करनी है। ये जो बैटरीज हैं वो डिफाइन करेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा। JFET एन टाइप, जो एन चैनल JFET होगा उसकी जो वर्किंग होगी उसके बिल्कुल जो उल्ट वर्किंग होगी वो पी चैनल JFET की होगी। इसलिए हम जो है ज़्यादातर एन चैनल JFET को ही स्टडी करते हैं, क्योंकि पी चैनल जो है वो वाइडली यूज भी नहीं होता और उसकी वर्किंग सेम उसी कंसेप्ट पे है जिस कंसेप्ट पे एन चैनल JFET की वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम फिर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी रियल लाइफ में हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिससे हम FET को एनाला जिससे हम FET की एनालॉजी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, आपके पास ये सिंपल जो है वो वाटर होज की एग्जांपल है। FET तकरीबन इसी प्रिंसिपल पे अप्लाई जो है वो वर्क करता है। तो ये जो वाल्व है ये गेट के तौर पे एक्ट करता है कि इस गेट को वॉल को यानी अगर आप बंद करना शुरू कर दें
तो जो सोर्स टू ड्रेन करंट है, यानी ये इस केस में जो वाटर है, वो जो है उसका फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो सोर्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो है वो चार कैरियर्स जो है वो ड्रेन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, या अगर कन्वेंशनल करंट की जब बात करेंगे तो ड्रेन से सोर्स की तरफ करेंगे। तो सोर्स ऑफ वाटर प्रेशर इज द अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सिंपल जो वाटर होज जो है उसको हम एक एफईटी के साथ, जेएफईटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी एनालॉजी बना सकते हैं। तो सिंपल ये कंसेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा मजीद जो है अपने इलेक्ट्रिकल टर्म में जो है उसको स्टडी करते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक ऑपरेटिंग कंडीशंस फॉर जेएफईटी। पहली कंडीशन ये है कि आपने गेट टू सोर्स जो वोल्टेजेस हैं उनको ज़ीरो रखना है। ठीक है, यही मैंने बताया था कि आप कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब हमने देखना कि बैटरीज कहाँ सप्लाई करनी है और उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए। गेट टू सोर्स जो है आपने पहली कंडीशन में क्या करना है, 3 ऑपरेटिंग कंडीशन है कि VGS गेट टू सोर्स जो वोल्टेजेस हैं उनको आप ज़ीरो रखें, और ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेजेस हैं हो गए सर। जी जी, वो कनेक्शन जो है आपको पता ही है ब्रेक हो गया। नो प्रॉब्लम। तो कब से जो है मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज बहुत बार लैग भी हो रही थी, लेकिन ना मुझे मेरा फ्रेंड कहता कि तुम्हारे इंटरनेट में मसला होगा, सर के में मसला नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। चले, कंस्ट्रक्शन का पता चल गया ना आपको, जेएफईटी की कैसे होती है। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा पता चल गया। ये आप जो समझा रहे थे ना तब आपकी बात बहुत ज्यादा लैग कर थी, बट मुझे लगा शायद बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ है तो मेरे अच्छा, इंटरनेट में मसला, ठीक इसलिए है मैं कुछ ठीक नहीं है, बोली। ठीक है ठीक। थैंक यू सर। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्शन में दोबारा बता देता हूँ कि इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें जो बेस है, जो बेस होता था बीजेटी को, उस इस केस में उसे आप गेट से तशबीह दे सकते हैं। जो उधर कलेक्टर था, इधर आप उसे ड्रेन से जो है वो एनालॉजी उसकी बना सकती हैं, और जो उधर इमिटर था उसको आप यहाँ पे सोर्स के तौर पे ले सकते हैं। और इसमें ये 2 टाइप्स हैं जेएफईटी की भी, एक एन चैनल होती है और पी चैनल होती है। चैनल का मतलब ये होता है कि करंट फ्लो करने के लिए जो पाथ है उसे हम चैनल कहते हैं। तो जाहिर बात है इसमें जो चैनल जो है वो एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है और उसके अंदर 2 पी टाइप मटेरियल एम्बेडेड है, तो जो 2 जंक्शन बन जाएंगे, एक इधर पी एन जंक्शन बन जाएगा और एक इधर पी एन जंक्शन जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 2 जंक्शन बन गया इसलिए, और इसके जो करंट होगा ड्रेन टू सोर्स उसको कंट्रोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकेंगे, इसलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये जो दोनों पी टाइप के सेमीकंडक्टर है इनको आप देखें, दोनों को कॉमन किया हुआ और फिर उससे गेट टर्मिनल निकाल लिया। ठीक है, और अपर जो लेयर है एन चैनल की, उसके साथ मेटेलिक कंटेक्ट लगा के उसे ड्रेन कह दिया, और लोअर के साथ मेटेलिक कंटेक्ट लगा के उसे सोर्स का नाम दे दिया। अब करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, लेकिन कैसे करेगा उसके लिए हमें पोलैरिटीज देखनी पड़ेंगी कि ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी कैसी रखनी पड़ेगी, और गेट टू सोर्स जो वोल्टेजेस है उनकी पोलैरिटी जो है वो कैसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर होगी कंस्ट्रक्शन या नहीं। सर अब हो गई है। सो इसकी एग्जांपल ये वाटर होज की थी, यानी इसकी वर्किंग ऐसी होती है कि ये जो टैब है आपके, वो टैब के ऊपर जो वाल्व होता है उसको आप चेंज करें तो पानी का जो वाटर का फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है। ये जो गेट है वो इज जस्ट लाइक वॉल्व ऑफ द वाटर होज, और उसको कम या उस वॉल को ज़्यादा खोलें या कम खोलें तो वाटर के फ्लो की जो क्वांटिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकती हैं। इसी तरह ये गेट फिर क्या हुआ, हमारे पास कंट्रोलिंग टर्मिनल है। इसके थ्रू आप जैसे बेस बीजेडी में बेस करंट को कंट्रोल करके आप कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते थे, इसी तरह इधर गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके गेट टू सोर्स आप जो है वो
ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल कर सकेंगे। सो इसमें हमने 3 इसके ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं JFET की। एक होती है कि VGS को 0 कर दो और VDS को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करो। दूसरा है कि VGS को माइनस में लेते जाओ, माइनस कर दो, यानी VGS -1 रखो, फिर VGS -2 रखो और डिफरेंट VGS की वैल्यूज पे फिर VDS को इंक्रीज करो और देखो कि ID कैसे इंक्रीज करता है, ड्रेन टू सोर्स करंट कैसे करता है। जैसे BJT में जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करती थी तो VCE और IC था, तो डिफरेंट बेस करंट्स पे आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करती थी। IB पे, IB1 पे, IB2, IB3, IB4 पे आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते थे। सिमिलरली इसमें डिफरेंट गेट टू सोर्स वोल्टेजेस पे आप जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसमें करंट जो था वो कंट्रोल कर रहा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की शेप को, इसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी इस वजह से भी कहते हैं। बार बार एक ही बात आ रही है। तो ये देखें, ये हमारे पास पहली ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसमें गेट टू सोर्स वोल्टेजेस को हमने 0 कर दिया और ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये ड्रेन के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है। ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स एक DC सप्लाई दे दी है और उसके साथ वेरिएबल एरो है। एरो का मतलब है कि ये वोल्टेज आप ड्रेन टू सोर्स अब आप वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल ड्रेन के साथ है और नेगेटिव टर्मिनल सोर्स के साथ है। और गेट टू सोर्स वोल्टेज इस वक्त 0 है। कैसे 0 है कि ये देखिए जो गेट है ये ड्रेन सोर्स के साथ कॉमन कर दिया ना हमने, और सोर्स क्या था, ग्राउंडेड था। तो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? यस सर। अब क्या होगा, अब देखना ये कि चलो गेट टू सोर्स वाली साइड तो हमने 0 वोल्टेज कर दिए, लेकिन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस तो 0 नहीं किए, VDD तो 0 नहीं है। तो लेट्स से आपको पता है ये डिप्लीशन रीजन बने हुए हैं, ये डिप्लीशन रीजन बने हुए हैं। ये कैसे बन गए हैं डिप्लीशन रीजन? जब भी PN जंक्शन बनता है तो आपको पता है एक डिप्लीशन रीजन तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, चाहे अभी आपने कोई रिवर्स बायस उसे किया है या नहीं किया, या फॉरवर्ड बायस भी किया है या नहीं किया। जैसे डायोड है, सिंपल डायोड में जब PN जंक्शन दो, एक P टाइप और एक N टाइप मटेरियल को जब मिलाते हैं तो PN जंक्शन बन जाता है जिसे हम डायोड कहते हैं। उन दोनों के दरमियान एक जो है वो बैरियर सा बन जाता है। ठीक है, उस बैरियर यानी उस चैनल की जो विड्थ है वो अब आप कम या ज़्यादा कर सकती थी, और वो किस पे डिपेंड करती थी, अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी पे और उनकी स्ट्रेंथ पे। तो इसमें भी यही है। अब देखें P टाइप, ये PN जंक्शन है ना, इसका P टाइप जो मटेरियल है उसको आपने 0 कर दिया, 0 के साथ कनेक्ट कर दिया, जबकि ये जो N टाइप है, ये जो ब्लू है यही N टाइप है ना, इसके साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ये जो PN जंक्शन है दोनों, ये फॉरवर्ड बायस होंगे या रिवर्स्ड बायस होंगे? हैं, फॉरवर्ड सर भी एक, फॉरवर्ड में तो N चैनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड होता है N टाइप मटेरियल के साथ, और P टाइप के साथ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये जो N चैनल है जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा उसके साथ तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है या नहीं, तो ये रिवर्स बायस होगा। यस सर, पॉजिटिव लगा हुआ। ओके ओके, आप समझ आए। तो स्टार्ट में जब अभी आपने VDD को बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है, तो बड़ा ये दोनों चैनल जो होंगे दोनों जंक्शन जो होंगे PN जंक्शन और ये दोनों
जाहिर बात है रिवर्स बायस भी होंगे और इनमें डिप्लीशन रीजन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और करंट जो है वो सिर्फ सैचुरेशन करंट फ्लो, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। रिवर्स बायस जब भी कोई डिवाइस होती है तो करंट जो फ्लो करता है वो कौन सा होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये आपको पता है डिप्लीशन रीजन बने हुए हैं, ठीक है। इधर भी इस जंक्शन में भी बना हुआ है और इस जंक्शन में भी बना हुआ है, दो असल में जंक्शन बन गए थे ना। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि थोड़ा सा VDD को अगर इंक्रीज करें, थोड़ा सा क्या करें, VDD को इंक्रीज करें, तो इनकी जो विड्थ है ये मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी डिप्लीशन रीजन की या कम हो जाएगी? डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा या कम हो जाएगा अगर VDD को मोर पॉजिटिव करते जाएं आप? सोचो इस पे। ये उसी तरह ही है ना, ये जो विड्थ है ये डिपेंड करती है कि आप रिवर्स बायस कर रहे हैं या फॉरवर्ड बायस। तो हमने रिवर्स बायस ही किया हुआ ना, आप रिवर्स बायस के वोल्टेजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनल जितना पॉजिटिव करेंगे तो ये जो एन चैनल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की आपको पता है अक्सरियत होती है, ठीक है। इसमें एक्सेस क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ यानी अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस एन चैनल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा और करंट फिर सोर्स टू ड्रेन फ्लो करना शुरू कर देगा। फिर अगर आप VDD को मज़ीद बढ़ाएंगे, ये मज़ीद लेट से ये 2 वोल्ट था, अब आपने 4 वोल्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद जो है वो अट्रैक्ट होंगे और ये ID करंट जो है वो ड्रेन करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ साथ ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ये भी बढ़ती जाएगी, करंट भी ड्रेन बढ़ रहा है और डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर, क्लियर। लेकिन करंट हमने कन्वेंशनल लिया हुआ है, एक्चुअली करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से फ्लो कर रहा है ना इसमें, तो वो तो बनता है सोर्स टू ड्रेन। लेकिन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, ड्रेन टू सोर्स। तो ये बात क्लियर आप कर लें कि VGS को अगर ग्राउंड किया हुआ है यानी गेट टर्मिनल जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है उसको आप अभी आपने अपने एनालिसिस से निकाल दिया है, ग्राउंड कर दिया है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि अगर ये दोनों जो PN जंक्शंस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स बाइस करें तो क्या होगा। पहले 2 वोल्ट VDD प्लस 2 वोल्ट दिए हुए हैं तो थोड़ा सा करंट जो है वो सोर्स से ड्रेन की वजह से सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि ये टर्मिनल जो है अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और इधर से रिपल्जन मिलेगी तो करंट जो है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करेगा। और ये तो है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन, लेकिन कन्वेंशनल करंट असल में क्या, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा करंट। फिर आप VDD को मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज करेंगी तो करंट मज़ीद बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसा होगा कि जितने आप VDD को इंक्रीज करेंगे जितना उतना ही आपका ड्रेन करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन VDD को इंक्रीज करने का एक नुकसान ये था कि ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ भी बढ़ रही थी। तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि जब ये दोनों डिप्लीशन रीजन जो हैं ये इतने ज़्यादा इनकी विड्थ बढ़ जाएगी कि ये ये दोनों एक दूसरे से टच कर जाएंगे। ये दोनों डिप्लीशन रीजन इनकी विड्थ बढ़ रही है ना एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VDD, ठीक है। बिकॉज जब आप VDD की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये PN जंक्शन ज़्यादा रिवर्स बायस हो जाता है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ती जाती है। लेकिन करंट भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है ड्रेन टू सोर्स। अगर कन्वेंशनल लें और अगर इलेक्ट्रॉनिक लें तो सोर्स टू ड्रेन जो है वो करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये वो पॉइंट है
एक ऐसा वोल्टेज आएगा, वोल्टेज जो आपने एक्सटर्नल VDD दिया हुआ है उसकी एक खास एक ऐसी वैल्यू आएगी जब ये डिप्लीशन रीजन जो है दोनों जंक्शन के एक दूसरे के साथ टच कर जाएंगे, उसे हम पिंच कर रहे हैं। ये देखें ना, यहाँ से ये पिंच पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गया, इसे कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और इस फिर कंडीशन, करंट तो नहीं फ्लो करेगा। यही तो बात है, अभी मैं बताता हूँ। करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है। Right. इसे कहते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। इस पे करंट जो है वो मैक्सिमम होता है और इससे पिंच ऑफ वोल्टेज से मजीद जितने भी वोल्टेज आप बढ़ाएं करंट इंक्रीज नहीं करेगा और वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि करंट क्यों नहीं फ्लो, करंट क्यों, आप कह रहे हैं ना करंट जीरो होना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि करंट जीरो है, आईडी क्या हो गया, जीरो। आपकी बात मान ली है। अब आईडी जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो रिवर्स बायस हुए थे ये दोनों जंक्शन, ये अब रिवर्स बायस फिर नहीं होंगे। जाहिर बात है, ये रिवर्स बायस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज मिले हैं। ये जो एक्सटर्नल बैटरी है ये कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, तो ये जो रिवर्स बायस हो रहे थे ना, तो अगर आईडी आप अज्यूम कर लेते हैं कि आईडी ही जीरो है, आईडी क्या है, ड्रेन टू सोर्स करंट जो है वो जीरो है, तो इट मीन ये है कि आपने रिवर्स बायस ही नहीं किया, यानी पीएन जंक्शन को क्या नहीं किया हुआ, रिवर्स बायस ही नहीं है वो। जब वो रिवर्स बायस नहीं है तो उनका वो जो क्या उसे कहते हैं, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आईडी को ज़ीरो करें तो ये जो पिंच ऑफ कंडीशन है ये फिर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आईडी होगा तो पिंच ऑफ कंडीशन आई है ना। आईडी होने का मतलब ये है कि आपने वीडीडी प्रोवाइड किया हुआ, वीडीडी की वजह से ही ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो किया था। और अगर आप अज्यूम करते हैं कि अब आईडी ज़ीरो होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज आ गई है तो अब आईडी फ्लो नहीं करना चाहिए, तो फिर जब आईडी नहीं है तो इट मीन वीडीडी जो है वो भी नहीं है। यानी आपको जो रिवर्स बायस होने के लिए वोल्टेज चाहिए था पीएन जंक्शन को, वो भी नहीं मिल रहा। जब वो नहीं मिलेगा तो ये पिंच ऑफ कंडीशन भी नहीं आएगी, जो कि आपका जो इनिशियल मफरूज़ा है उसके अगेंस्ट बात चली गई है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पिंच ऑफ कंडीशन पे जो आपका करंट है आईडी वो ज़ीरो नहीं होता। जस्ट ये है कि डिप्लीशन रीजन जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच कर गए हैं। इस केस में होगा ये कि रेजिस्टेंस जो मिल रही है ड्रेन टू सोर्स करंट को वो मैक्सिमम मिलेगी। वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इट मीन जो जो आप वीडीडी को इंक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग वीजीएस ज़ीरो, जो चैनल की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है। चैनल की रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये देखें, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ टॉप पे ज्यादा है और नीचे कम है। यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन नहीं है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको, हाँ भाई, एनीवन? यस सर। यस सर। यहाँ पे ज्यादा विड्थ और इधर क्या है, कम है, इसकी क्या वजह है? डिप्लीशन रीजन है, रिवर्स बायस तो हुआ और डिप्लीशन रीजन तो बन गया है। वो तो हमें एक बात समझ में आ गई कि दो पीएन जंक्शन है, दो डिप्लीशन रीजन बनेंगे और जो जो हम वीडीडी को इंक्रीज करेंगे इट मीन हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा दोनों डायोड्स का। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, इतने आपने वीडीडी दे दिया है कि पिंच ऑफ कंडीशन आ गई है, और उसके बाद मजीद अगर आप वीडीडी बढ़ाएंगे तो करंट मजीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि जितना आ गया उस कांस्टेंट लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर लेगा। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जितने मर्जी वोल्टेज आप दें, डिवाइस का करंट नहीं इंक्रीज हो रहा, करंट रह रहा है कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन को हम सैचुरेशन कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन था कि ये यहाँ पे विड्थ ज्यादा क्यों है और इधर कम क्यों है? उसके लिए कन्वेंशनल करंट की वजह से तो नहीं है? है, उसके लिए मैं आपके कन्वेंशनल साथ एक चीज शेयर करता हूँ, ठहर।
स्क्रीन पे नजर आ रही कोई चीज? नो सर। तो सर ये डायग्राम नजर आ रही है ये वाली? तो सर सर ये आपको डायग्राम सेपरेटली शेयर करना पड़ेगा उसे। ये अब नजर आई डायग्राम? यस यस सर। सर। किधर चली गई है वो? ये डायग्राम अब नजर आई है? यस यस सर। सर। ये वाली? यस सर। अच्छा चलो इस डायग्राम को देखो। ये वही है कि VGS को 0 किया हुआ है और ड्रेन टू सोर्स जो है VDD आप इंक्रीज कर रहे हैं और करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स जो है जो आप VDD को इंक्रीज करेंगे ड्रेन टू सोर्स करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, इधर से रिपल्जन मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो सोर्स टू ड्रेन होगा लेकिन एक्चुअली करंट ड्रेन टू सोर्स। ये देखें ये चैनल है जहाँ से करंट ने फ्लो करना है, तो ये डिप्लीशन रीजन दोनों तरफ दोनों डायोड्स ये जो बने हुए हैं दोनों साइड पे, इनका डिप्लीशन रीजन जितना बढ़ेगा ये सिर्फ चैनल जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो पाथ है उसकी विड्थ कम हो रही है, चैनल की भी विड्थ कम हो रही है, दरमियान में रास्ता जो है उसकी विड्थ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपके पास एक्सटर्नल बैटरी सोर्स है, आप उसकी मदद से करंट जो है वो ड्रॉ करवा रहे हैं सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस नो डाउट इंक्रीज हो रही है, जितना आप VDD को इंक्रीज करेंगे करंट बढ़ेगा उतनी चैनल की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे बताया था कि ये जो दोनों डिप्लीशन रीजन है एक दूसरे के साथ पिंच कर जाएंगे, उसे पिंच ऑफ वोल्टेज पिंच ऑफ कंडीशन कहते हैं, और वो जो VDD उस वक्त होता है उसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो अब हमने कहा था कि यहाँ पे विड्थ ज्यादा है और इधर विड्थ कम है, यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो उसके लिए आप अज्यूम करें कि ये जो N चैनल है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक APN N मटेरियल है, इसको आप एक रजिस्टर से मॉडल कर सकते हैं। फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स आप इसे क्या अज्यूम करें कि डिफरेंट रजिस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कोई भी जैसे एक वायर है या एक आप कह सकते हैं कि आपके पास एक मेटल का पीस है या इवन एक रबर है या वुड है, तो उसको भी एक्चुअली रजिस्टर से मॉडल किया जा सकता है। तो इसी तरह ये N टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर है, उसको आप ड्रेन टू सोर्स 4 रजिस्टर्स में आपने क्या कर लिया, यूनिफॉर्म रजिस्टर्स में डिवाइड कर लिया। और लेट से ये आपने VDD को जो है वो कुछ वोल्टेज VDD अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो जब रजिस्टर सीरीज में लगे हों तो उनके क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है भाई? बताएं भाई। सीरीज में वोल्टेज से डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है तो मतलब आपने ड्रेन टू सोर्स कुछ वोल्टेज अप्लाई किए होंगे ना, लेट से वो 4 वोल्ट है या 5 वोल्ट, वो ड्रेन टू सोर्स जो चैनल है उसको हमने 4 रजिस्टर में डिवाइड कर लिया, तो वो जो वोल्टेज है लेट से वो 4 वोल्ट था तो 1 वोल्ट चारों के क्रॉस क्या हो जाएगा, ड्रॉप डिवाइड नहीं हो हो जाए। जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर यहाँ पे करके जो ऊपर टॉप पे है वहां पे फिर जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिल रहे होंगे और नीचे वोल्टेज क्या मिल रहे होंगे, कम मिल रहे होंगे। जैसे अगर आप देखें तो इधर जो रिवर्स बाइस करने के लिए वोल्टेज मिल रहे हैं वो 2 वोल्ट मिल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे है तो 1.5 वोल्ट मिल रहे हैं, फिर नीचे है तो 1 मिल रहे हैं, फिर नीचे है तो 0.5। तो जितना आप ऊपर हैं
ड्रेन की तरफ है उतने आपको पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के लिए वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है, और नीचे जितना आप आते जाते हैं सोर्स की तरफ रिवर्स बाइस करने के लिए पीएन जंक्शन को जो वोल्टेजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। तो ऊपर ज़्यादा शिद्दत है रिवर्स बाइस करने वाले वोल्टेजेस की, तो इसलिए यहाँ पे जो जंक्शन है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो उसकी जो डिप्लीशन रीजन है ऊपर ज़्यादा होगी, और नीचे चूंकि आपको रिवर्स बाइस जो आप कर रहे हैं वो जो वोल्टेजेस हैं उनकी को शिद्दत जो है या उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है, तो नीचे जो है डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या होगी, कम होगी। जो जो आप ड्रेन से सोर्स की तरफ मिलते हैं, मूव करते हैं, ड्रेन टू सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो वोल्टेजेस हैं वीडीडी वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे नीचे जो है वो वोल्टेजेस कम रह जाएंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेजेस में से जो मेजर पोर्शन है वो ऊपर वाली रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप हो चुका होगा, और यहाँ पे करके वो वोल्टेजेस जो बचेंगे वो थोड़े होंगे। वो तो जब थोड़े वोल्टेजेस रिवर्स बाइस करें तो फिर डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी क्या होगी, कम होगी। और टॉप पे चूंकि सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल वोल्टेजेस होते हैं, रिवर्स बाइस कर रहे होते हैं पीएन जंक्शन को, तो उधर क्या होगा फिर आपके पास डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? ये क्यों ऊपर विड्थ ज़्यादा है और नीचे क्या है, कम है? सर एक बार फिर से बता दें। हाँ फिर से बता देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो डिपेंड करती है कि आपने रिवर्स बायस वोल्टेज की स्ट्रेंथ कितनी रखी हुई। जितनी रिवर्स बायस वोल्टेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसी बात है। तो अब हमने करना सोचना ये है कि क्या यहाँ पे रिवर्स बायस जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं या बॉटम पे ज़्यादा हैं। तो हमने इस एन चैनल को एक रजिस्टर मॉडल से जो है वो डिनोट कर दिया है, पूरे एन चैनल को। ये जो चैनल था पूरा एन टाइम टेलर का बना हुआ, तो उसको हमने 4 इक्वल रजिस्टर में डिवाइड कर दिया। तो हमने अज्यूम किया कि टोटल जो वोल्टेज है वो वीडीडी 5 है अगर, तो इतने हिस्से पे जो मिल रहे हैं वो 2 हैं, अगली जो रजिस्टर है उसमें जो है वो 1.5 है, और फिर इस तरह कम होते जाएंगे हर रजिस्टर। जो 5 वोल्टेजेस थे 5 वोल्ट से जो थे वो चारों रजिस्टर के क्रॉस क्या हो गए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। नहीं समझे ये बात, ये वाली ये देखें, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है 0.5, इसके क्रॉस भी 0.5, इसके क्रॉस भी 0.5 और इधर भी 0.5 है। 0.5 0.5 0.5 0.5 कितने टोटल वोल्टेज हो गए, 2 वोल्ट है। यानी आपने वीडीडी कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट्स। तो जब ऊपर अभी कोई भी चैनल की रेजिस्टेंस नहीं आई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको 2 वोल्ट से मिलेंगे ना। फिर आप जो ही नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो इतना चैनल कवर हुआ है ना, तो उतनी उसकी रेजिस्टेंस है वहाँ पे, उस चैनल की उतनी रेजिस्टेंस होगी, और उसके क्रॉस 2 में से कुछ वोल्टेज उधर ड्रॉप हो जाएंगे, लेट्स से 0.5 ड्रॉप हो गए। तो इस जगह पे फिर कितने मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे, पता कितने मिलेंगे, 1.5। तो इस जगह पे जो पीएन जंक्शन को वोल्टेज मिल रहे हैं रिवर्स बायस होने के लिए वो कम, वो ज़्यादा है अभी। फिर मज़ीद नीचे आएंगे तो वो 1.5 से भी कम हो जाएंगे। तो जो जो आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स बायस करने के लिए जो वोल्टेजेस की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। जब स्ट्रेंथ टॉप से बॉटम कम होगी तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी टॉप से बॉटम क्या होगी, कम नहीं होगी सर है। नहीं बात क्लियर हुई है वाली अभी तक? ये सर डिप्लीशन रीजन की वो कम हो जाएगी फिर जब वोल्टेजेस कम होंगे तो। ये थे ना वोल्टेजेस जो है टोटल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस जो है वो टॉप से बॉटम कम हो रहे हैं, क्योंकि ये यस जो चैनल है ये एक रेजिस्टर ही है ना यार। ये पूरा चैनल क्या है, एक रेजिस्टर है। एन टाइप मटेरियल भी तो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, एन टाइप मटेरियल है हमारे पास, और वो रेजिस्टेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने की हुई है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो आप देख लें जब आप इस
आप ऑब्जर्वर जब यहाँ पे है तो उसको जो वोल्टेजेस हैं वो ज़्यादा मिल रहे होंगे रिवर्स बाइस करने के लिए पीएन जंक्शन को। जब ऑब्जर्वर थोड़ा नीचे आएगा तो जाहिर बात है कुछ वोल्टेजेस तो इतनी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो चुके होंगे, तो इस पॉइंट पे जो रिवर्स बाइस करने के लिए वोल्टेज मिल रहे होंगे वो जो इससे ऊपर वाला पॉइंट था उससे कम होंगे, और जो जो आप नीचे आते जाएंगे रिवर्स बाइस करने के लिए वोल्टेज मजीद कम हो जाए और इधर जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल इधर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो जो आप टॉप ड्रेन से सोर्स की तरफ आ रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि रिवर्स बाइस करने के लिए जो वोल्टेजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इफ वी अज्यूम दिस रेजिस्टर मॉडल फॉर द एन चैनल, जो कि ड्रेन टू सोर्स कनेक्टेड है, एन चैनल है, एन टाइप मटेरियल है जिसको हम एन चैनल कहते हैं। तो दूसरी जो बात मैंने की थी कि जो जो आप वीडीडी को इंक्रीज करते हैं, ये जो चैनल का जो पाथ है ये नैरो होता जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहे थे ड्रेन की तरफ, उनको अब गुजरने के लिए जो एरिया है उनका कम हो रहा है। तो जो जो आप रिवर्स बाइस करेंगे होगा क्या, करंट तो बढ़ रहा है लेकिन उनको रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रही है और पिंच ऑफ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हम वेरी कर रहे हैं वोल्टेजेस या वैसे ड्रॉप हो रहे हैं? नहीं वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, आप वोल्टेज को ज्यादा कर रहे हैं तो ड्रेन करंट बढ़ रहा है ना। ठीक है, खुद ब खुद वेरी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने थोड़ी सी नॉब चेंज की, बैटरी से 2 वोल्ट पे वीडीडी कर दिया और फिक्स कर दिया, 2 वोल्ट पे करके फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उस वक्त कोई ड्रेन करंट होगा, लेट से वो ड्रेन करंट है माइक्रो एम्पेयर में कुछ है या 0.5 मिली एम्पेयर है या इस तरह। फिर आपने देखा कि अच्छा मैं थोड़ा सा और वीडीडी को इंक्रीज करता हूँ, फिर आपने वीडीडी को 4 वोल्ट किया तो आपने देखा ड्रेन करंट थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ। फिर आपने वीडीडी को मजीद इंक्रीज किया, फिर आईडी बढ़ गया, और एक टाइम पे ऐसा आया कि मजीद जितना मर्जी वीडीडी को आप इंक्रीज करें, आपका जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, क्या उसे कहते हैं, ड्रेन करंट, आईडी कांस्टेंट हो जाएगा, वो सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन से ज्यादा चाहिए। और ये पिंच ऑफ कंडीशन भी आएगी उससे पहले कि वीडीडी उस वो कौन सी वैल्यू वीडीडी की जहाँ पे ये दोनों डिप्लीशन रीजन ऊपर से टच कर जाते हैं। तो टच करने का मतलब ये नहीं है कि आईडी जीरो हो गया। ठीक है, अब देखें खुद ही, अगर रजिस्टर मॉडल को ज्यूम करें तो अगर इन रजिस्टर में से करंट जीरो फ्लो करेगा तो इधर कितने वोल्टेज होंगे, जीरो, इधर भी कितने वोल्टेज होंगे, जीरो, इधर भी कितने वोल्टेज होंगे, जीरो, इधर भी कितने वोल्टेज होंगे, जीरो। तो ड्रेन टू सोर्स हर जगह पे वोल्टेज कितने होंगे, जीरो। रिवर्स बायस ही नहीं होगा आपका पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस नहीं होगा तो ये पिंच ऑफ कंडीशन खत्म हो जाएगी ना। फिर तो आपकी ये जो अजम्पशन है कि आईडी जो है वो जीरो हो जाएगा पिंच ऑफ पे, वो गलत है, क्योंकि आईडी अगर जीरो होने का मतलब है रिवर्स बायस ही नहीं हो रहा दोनों पीएन जंक्शन। ठीक है ना, तो पिंच ऑफ कंडीशन आईडी पे मैक्सिमम होगा। आईडी मैक्सिमम होगा और उसे आईडी सैचुरेशन, आईडी एसएस कहते हैं। ठीक है, बात ये क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। अब बुक की तरफ दोबारा आते हैं। तो ये पिंच ऑफ कंडीशन है। ठीक है, ये बात हो गई। तो पिंच ऑफ पे फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स मैक्सिमम है लेकिन करंट भी मैक्सिमम, ड्रेन टू सोर्स करंट क्या है, मैक्सिमम। और वीडीडी जो है वो वीपी के इक्वल है, वी पिंच ऑफ के इक्वल है। और अगर आप वीडीडी को पिंच ऑफ से बियॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि करंट तो ड्रेन टू सोर्स बढ़ेगा नहीं, तो वो जो पावर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लॉसेस की फॉर्म में जाया हो जाएगी। देखना उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस सजेस्ट दैट द करंट इन द एन चैनल वुड ड्रॉप टू जीरो बट इट डजंट। तो करंट जो है वो जीरो नहीं होगा जैसे आप बल्कि वो मैक्सिमम होगा, बट इट डज जस्ट द अपोजिट। लेकिन वो मीन जीरो होने के बजाय बल्कि अपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एज वीडीडी इंक्रीजेस सो डज द आईडी। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो जो ही आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस को इंक्रीज करें, आईडी इंक्रीज करता जाएगा, चाहे ये डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज कर रहा है और पिंच ऑफ कंडीशन भी आ गई है
जितने दोनों डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर रहे हैं आईडी बढ़ रहा है। ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ और आईडी की ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिंच ऑफ पे तो इनकी विड्थ मैक्सिमम होती है, तो आईडी भी मैक्सिमम होगा, वीडीडी भी उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं अभी? फिर हेलो, ये नहीं हो सकता डिप्लीशन रीजन में जो नीचे विड्थ कम हो और ऊपर ज्यादा हो? ये नीचे ही काम है, ये देखें नीचे विड्थ ओ कम है। मतलब ऑपोजिट से। वो अपोजिट इसलिए नहीं होगा कि वही तो बात आई है कि ऊपर जो है वो वोल्टेजेस ज्यादा अवेलेबल होते हैं रिवर्स बाइस करने के लिए। अगर पोलैरिटी चेंज कर दें हाँ, वीडीडी की, पोलैरिटी चेंज कर दोगे फिर हो जाएगा। इधर जो है वो पॉजिटिव दे दें, इधर जो है वो नेगेटिव दे दें, तो फिर नीचे पिंच ऑफ बन वो जाएगा। वो नीचे ड्रेन हो जाएगा, ऊपर सोर्स हो फर्क जाएगा। तो फिर भी कुछ नहीं पड़ेगा, करंट तो वही ड्रेन टू सोर्स ही फ्लो कर रहा होगा। नहीं बात हुई, समझे? इसको यानी अपसाइड डाउन करने से डिवाइस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कोई इससे कोई हमें यूजफुल कोई काम मिले ना इससे, वो भी नहीं। ड्रेन सोर्स भी चेंज करना पड़ेगा फिर। हम्म कैसे? तो ये वो कर फिर आउटपुट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह की बनेगी कि वी डी एस को आप यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं शुरू में, ये देखें तो ये जो करंट है वो ड्रेन करंट लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एन चैनल की रेजिस्टेंस है। पिंच ऑफ वोल्टेज पे जाके आईडी आईडी मैक्सिमम होता है और उसे सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसे आईडीएसएस कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज पे जब वीडीएस यानी वीपी के इक्वल हो जाता है तो उसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, वहां पे करंट मैक्सिमम है। और पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ये देखें जितना मर्जी वीडीएस बढ़ाएं करंट कांस्टेंट रहता है, यानी जो आपकी डिवाइस है वो बिहेव करती है एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग चैनल। पिंच ऑफ पे जाके रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इधर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। So at the pinch off point, any further increase in VGS does not produce an increase in ID। ये इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए VDS होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, VDS। तो ये मैं करेक्शन करके अपलोड कर दूंगा। एनी फर्दर इंक्रीज इन VDS पिंच ऑफ पॉइंट के बाद does not produce any increase in IDS, ठीक है, ID में इंक्रीज नहीं हो रही। और अगेन यहाँ पे VDS होना चाहिए। VDS एट पिंच ऑफ इज नोटेड एट, ये VDS ही है ना, पिंच ऑफ पे उसे VP कहते हैं। ID इज ए सैचुरेशन और मैक्सिमम, इट इज रेफर टू एज ICS। तो ये जो लीनियर रीजन होता है इसे ओहमिक रीजन भी कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? ये ओहमिक रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है। अब एक और रीजन रह गया, वो आगे आएगा। अब हमने देखना है कि हमने इफेक्ट तो चेक कर लिया कि जब VGS 0 है तो फिर क्या होगा। अब हमने देखना है कि जब VGS को नेगेटिव कर देते हैं, ड्रेन गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है वो -1 वोल्ट, हमने ये देखना नेगेटिव टर्मिनल जो है वो गेट के साथ बैटरी का एक अलहदा से एक और बैटरी लगा दी, तो पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स के साथ लगा दिया। और इसी तरह VDD अप्लाइड किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ड्रेन के साथ है VDD का जो इधर लगी होगी। यार ये VDS ही है ना या VGS है? ये ग्रे VGS है, ये VGS है, ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है। इधर बैटरी लगी हुई है एक, वो वो तो लगी रहेगी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव जो है इधर है। लेकिन अब पहले हमने गेट टू सोर्स को जो है वो 0 वोल्ट दिए हुए थे, अब हमने -1 दे दिए वहां पे। क्या दे दिए भाई, -1। तो अब क्या होगा आपके ख्याल में, व्हाट विल हैपन? पहले भी दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस थे, अब भी क्या रिवर्स बाइस ही रहेंगे। ये वाला PN जंक्शन भी क्या रिवर्स बाइस रहेगा क्या, ये वाला भी रिवर्स बाइस रहेगा, क्योंकि ये दोनों पी टाइप मटेरियल ये देखें कॉमन करके ग्राउंड गेट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और VDS ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। उसी तरह करंट भी फ्लो करेगा ड्रेन टू सोर्स कन्वेंशनल
या अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो वो सोर्स टू ड्रेन फ्लो करेगा। तो जब आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 रखे हुए थे तो अभी जो है इफेक्ट जो गेट टू सोर्स की वजह से आना था वो नहीं था। अब गेट टू सोर्स आपने -1 वोल्टेजेस अप्लाई कर दी हैं तो इसकी वजह से एक इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? बताओ भाई। डिप्लीशन रीजन में सर। ये देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, पी टाइप रीजन है, इसके साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है? रिवर्स बाइस हो गई है या फॉरवर्ड बाइस कंडीशन सेटिस्फाई हुई है? सिमिलरली एन एन चैनल जो था इसके साथ तो वैसे ही बैटरी का पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही रिवर्स बाइस कर रहा है। और अब पी के साथ भी माइनस लगा दिया तो ये रिवर्स बाइस अब ज्यादा हो गया। अब रिवर्स बाइस की शिद्दत क्या हो गई है? ज्यादा हो गई स्टार्ट में ही। पहले VGS 0 था तो VDD अप्लाई किया था तो रिवर्स बाइस तो था PN जंक्शन, लेकिन उतना नहीं था जितना इस केस में अब, क्योंकि इसमें अब VGS का इफेक्ट भी आ गया। तो VGS को नेगेटिव अगर आप करेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ये ज्यादा होगी। स्टार्ट में क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी। यानी जैसे मैंने वॉल्व से निस्बत दी थी कि वॉल्व थोड़ा सा अब आपने मजीद बंद कर दिया, ठीक है। तो और -1 करने के बाद इसको फिक्स कर देना, फिर इसको चेंज नहीं करना। जस्ट आपने VGS को क्या कर दिया? -1 वोल्ट करके इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। चेंज फिर उसी को करना है, VDD को चेंज करना है। इसको चेंज करना है भाई, VDD को। VD वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करना है जो पिछले केस में, उसमें VGS को 0 करके फिक्स कर दिया था और VDD को चेंज किया था और करेक्टरिस्टिक कर्व जो थी वो प्लॉट कर ली थी। ये वाली देखे ना, ये VGS 0 पे ये कर्व प्लॉट हुई है ना, सेम इसी तरह की कर्व प्लॉट करेंगे VGS -1 पे, ठीक है। तो अब क्या होगा? बस Yes, फर्क sir. क्या पड़ेगा कि जो आपकी डिवाइस है वो जल्दी सैचुरेशन में चली जाएगी और उसका सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखें, ये VGS 0 पे करेक्टरिस्टिक कर्व बनी हुई है, ठीक है। ये VGS -1 पे बनी हुई है। अब ये जो सैचुरेशन Yes, करंट sir. है जो कि मैक्सिमम करंट होता है JFET के अंदर, वो कम हो गया है और यहाँ पे वो क्या था? ज्यादा था। मजीद VGS को नेगेटिव करें, -2 करें तो ये सैचुरेशन करंट मजीद कम हो जाता है। मजीद कम करें, -3 करें तो ये और कम हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ जो पे है 20 बिल्कुल डिवाइस में से करंट फ्लो करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और वो बंद कर दिया। किसके इक्वल होता है? VP, जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज था ना उसके इक्वल ही होगा वो, लेकिन माइनस माइनस साइन के साथ। तो लेट से पिंच ऑफ वोल्टेज जब VGS 0 था वो आया था 4 वोल्ट्स, तो माइनस VGS को जब आप -4 वोल्ट रखेंगे जो कि इक्वल टू -VP होगा, फिर ये आपके पास कट ऑफ रीजन भी आ जाएगा। ये फिर कौन सा रीजन आ जाएगा नीचे? कट ऑफ रीजन। ये कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन। तो FET के 3 रीजन हो गए। एक सैचुरेशन रीजन जिसमें इसे एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स आप यूज कर सकते हैं कि वोल्टेज चाहे जितना मर्जी इंक्रीज करें ये आपको कांस्टेंट करंट देगा। एक ही हो गया ये कट ऑफ रीजन कि जिसमें आप डिवाइस का करंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ID ड्रेन टू सोर्स करंट ही 0 हो जाएगा। और एक ये वाला रीजन है जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस रीजन भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर है हमारे पास इस रीजन में,
ठीक है, योहमिक रीजन हम इसे कहते हैं। तो ये देखें, इस कर्व की रेजिस्टेंस ज्यादा है या इस कर्व की रेजिस्टेंस ज्यादा है? VGS-1 वाली की इस रीजन में, ये जोहमिक रीजन है, इसमें ये जो कर्व है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है या इस वाली की रेजिस्टेंस ज्यादा है? और फिर अगर आपने इन दोनों का आंसर बता दिया तो आप मुझे बता देंगे कि किस VGS पे FET की रेजिस्टेंस जो है वो JFET की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। और आपको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज ओवर करंट। क्या फार्मूला होता है? वोल्टेज ओवर करंट। बताएं भाई, इस कर्व की रेजिस्टेंस ज्यादा है इधर या इस कर्व की रेजिस्टेंस? VGS-1 पे ओहमिक रीजन में रेजिस्टेंस ज्यादा है या VGS 0 पे ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? VGS 0 पे। ज्यादा रेजिस्टेंस? पे। नहीं। क्यों क्यों भला? इसकी स्लोप जब आप ड्रॉ करेंगे, इस कर्व की स्लोप है ना, इसकी ज्यादा स्लोप है ना, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप मजीद क्या है? कम है। लेकिन ये एक्सिस को भी तो देखे ना, इधर वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है। तो इसमें स्लोप का फार्मूला बनेगा I/V। स्लोप का फार्मूला यही होता है ना, डेल्टा वाई ओवर क्या होता है? डेल्टा एक्स। आप यहाँ से टेंजेंट लेते हैं और वहां से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का फार्मूला जो है वो यूज करते हैं। स्लोप ऐसे ही निकलती है या नहीं? देखी नहीं कभी स्लोप निकलते हुए? ये यहाँ ये जो कर्व है इस पे स्लोप, इस जगह पे स्लोप देखनी हो तो आप ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट पे आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल में जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा वो आपकी स्लोप होती है। यस सर। तो इस कर्व पे जो स्लोप बनेगी उसमें आप देख लें डेल्टा वाई जो है वो ज्यादा होगा और डेल्टा एक्स क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये अगर ऐसे टेंजेंट बने तो, और जो रेक्टेंगल इतनी मैं ले लेता हूँ, ये वाली, ये छोटा है इतनी सी, ठीक है, ये देखें ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, मैंने ये कर्सर से बना रहा हूँ ये वाली इतनी। तो डेल्टा एक्स ये छोटा सा है, थोड़ा सा है। एक डब्बा आप छोटा कह सकते हैं, एक छोटा स्क्वायर डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई जो है वो 2 स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है। जबकि इधर मैं अगर बनाऊं, क्या नाम है, स्लोप, ये मैं इतनी रेक्टेंगल ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। इसमें देखें आप, ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है? थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रेक्टेंगल। तो उधर I/V फिर क्या होती है? वो रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि क्या होती है? कंडक्टेंस। क्या होती है भाई? किसका इनवर्स होती है? रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस। नहीं बात समझ आ रही है अभी तक? हेलो, तो टाइम हो गया है। चले मैं लेक्चर ये बस मैं ये शीट खत्म करने लगा हूँ। तो इधर जो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का आंसर ज्यादा होगा, इधर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का आंसर उससे कम होगा और इधर उससे कम होगा। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इस केस में असल में है डेल्टा आई ओवर, यानी डेल्टा आई डी ओवर डेल्टा वी डी एस। तो इधर अगर डेल्टा आई डी और डेल्टा वी डी एस का आंसर ज्यादा है तो इट मीन्स कंडक्टेंस ज्यादा है। कंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब होता है रेजिस्टेंस कम है। तो इस कर्व में जो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस है वो कम है, इधर थोड़ी ज्यादा है और इधर मजीद ज्यादा हो गई, उधर मजीद ज्यादा, और आखिर में इतनी ज्यादा हो गई कि करंट ने फ्लो करना क्या कर दिया? सीज कर दिया। तो इसलिए जब आप गेट टू सोर्स करंट्स को, गेट टू सोर्स वोल्टेज को एन चैनल JFET में बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो चैनल की जो रेजिस्टेंस है ड्रेन टू सोर्स वो भी बढ़ती जाती है और इस वजह से सैचुरेशन करंट जो है वो भी कम होता जाता है और एक टाइम पे ऐसा आता है कि कोई करंट भी सर्किट में फ्लो नहीं करता, जिसे हम क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो 3 रीजन है। सैचुरेशन रीजन में आप एज ए करंट, कांस्टेंट करंट सोर्स यूज कर सकते हैं। कट ऑफ रीजन है जिसमें आप स्विच के तौर पे यूज कर सकते हैं।
और ये वो हमिक रीजन है जिसमें आप FET को वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर के तौर पे यूज कर सकते, क्योंकि VGS को चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गई ड्रेन टू सोर्स, इधर ज्यादा है ना रेजिस्टेंस और इधर क्या रेजिस्टेंस क्या है कम। फिर VGS को थोड़ा और चेंज किया तो रेजिस्टेंस मजीद बढ़ गई ड्रेन टू सोर्स, और एट लास्ट VGS अब इतना ज्यादा आपने कर दिया कि करंट जिससे इतनी ज्यादा हो गई कि ड्रेन टू सोर्स करंट भी 0 हो गया, और वो किस वैल्यू पे जाके होता है जब VGS माइनस VP के इक्वल हो जाता है। ठीक है, विद दिस लेक्चर इज ओवर। यहाँ से जो है वो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट करेंगे।